ऐसा एक व्याख्यान हो चुका है दलित विमर्श पर। यानी खास विचार या विशिष्ट विचार। खास विचार विशिष्ट विचार इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह किसी कौम, किसी मानवीय समुदाय के संकट और उस संकट से मुक्ति का विचार है। क्योंकि उस कौम के संकटग्रस्त होने और उससे मुक्ति, उससे स्वतंत्रता का सवाल है, इसलिए ये बहुत विशिष्ट है, अपने आप में खास विचार। कुछ लोग जो है इस अर्थ में भी जो है विमर्श को की प्रोक्ति है एक तरह से। विमर्श एक खास विचार या विशिष्ट विचार के साथ साथ एक अर्थ यह किया जाता है अर्थांतर कि विमर्श जो है एक प्रोक्ति है। प्रोक्ति का मतलब जो है एक तरह के प्रयोग, एक तरह का प्रयोग है। इस तरह की भाषा और व्यक्ति का प्रयोग होता है कि जिससे जो है हमारे सशक्त भाषा और विभक्ति का प्रयोग होता है कि जिससे शक्ति का निर्माण होता है। यानी एक तरह से भाषा की ये कलाकारी है, भाषागत प्रयोग है, लेकिन ये केवल भाषा की बाजीगरी या प्रयोग नहीं है। जैसे मैंने कहा किसी समुदाय के संकटग्रस्त होने और उसकी मुक्ति का सवाल है। ये सवाल केवल भाषा के प्रयोगों की, भाषा का ऐसे प्रयोग किया जाए कि वो सशक्त रूप में उभर के सामने आए। यानी वो भाषा का ऐसे प्रयोग किया जाए कि वो कौम अपने आप में सशक्त हो। तो केवल भाषा के प्रयोग, भाषा का प्रयोग ये भाषा की बाजीगरी या कलाकारी नहीं है। ये विमर्श जो है, जैसे मैंने कहा, मानवीय संकट से पैदा हुआ है। इसकी स्वतंत्र सत्ता है। आज विमर्श जो है स्वतंत्र रूप में स्थापित हो चुके हैं, क्योंकि विमर्श जो है आंदोलनों के तहत आए। विमर्श जो है आंदोलनों के रूप में आए हैं और ये काफी हद तक स्थापित हो चुके हैं, स्वतंत्र सत्ता स्थापित कर चुके हैं। इनकी स्वतंत्र सत्ता है और जो है साहित्य को भी प्रभावित किए हैं, बहुत गहरे प्रभावित किए। इनका अपना साहित्य भी है, विचार भी है। विचार जो है राजनीतिक होता है और साहित्य और कला में भी आता है। तो विचार जो है ये साहित्य को प्रभावित किए हैं, माने विचार इनके साहित्यिक अभिव्यक्ति में भी है और साथ ही साथ साहित्य के सिद्धांतों को भी प्रभावित किया। जैसे मैं आपको बता, तो ये है कि मैंने साहित्य की पैराडाइम्स को इन्होंने बदलने का काम किया है। साहित्य को प्रभावित करने का मतलब साहित्य के पैराडाइम्स, लिटरेरी पैराडाइम्स को बदले हैं। पैराडाइम्स का मतलब होता है विचार केंद्र, विचारों की केंद्रीयता, विचारों के सेंटर्स को बदला है। ये विमर्श जो है इसीलिए असाधारण विमर्श कहे जाते हैं। तो एक तो ये विमर्श जो है केवल मुक्ति और स्वतंत्रता से जुड़े हुए हैं, आंदोलन से निकल के आए हैं, मुक्ति और स्वतंत्रता से जुड़े हुए हैं, इसलिए इन्हें केवल प्रोक्ति नहीं कहेंगे। भाषा विज्ञान की शब्दावली है ये प्रोक्ति, भाषा विज्ञान का शब्द है। भाषा के प्रयोग की विशेषता ही नहीं है, बल्कि मुक्ति और स्वतंत्रता से जुड़े हुए विचार हैं, कौम की मुक्ति से जुड़े हुए विचार हैं, इसलिए असाधारण है, अपने आप में असाधारण। विमर्श जो है कई तरह के हैं। एक तो जो लोकतांत्रिक जो मूल्यों की मांग करने वाले विमर्श हैं, और दूसरी तरह के विमर्श जो है कुछ वर्चस्ववादी कह सकते हैं, जैसे भूमंडलीकरण का विमर्श है। भूमंडलीकरण का विमर्श चल रहा है, जिसकी एक थियरी है भूमंडलीकरण की पृष्ठभूमि में, बैकग्राउंड में जो थियरी है वो पोस्ट मॉडर्निज्म की थियरी है। कल्चरल लॉजिक ऑफ लेट कैपिटलिज्म, ये चीजें भी कहीं। कुछ उपभोक्तावाद से, जैसे जय बौद्रिया जो है उपभोक्तावाद से जोड़ के देखा। और एक और जो शुरुआती विचारक हैं उन्होंने जो है ये कहा कि ये आधुनिकता के संकटग्रस्त होने से ये थियरी आई। तो ये कि पोस्ट मॉडर्निज्म भी है जो हाशिए के समाजों, भाषाओं, संस्कृतियों की बात करता है। लेकिन ये है कि उसको फ्रेडरिक जेम्सन जैसे कहा कि वो वृद्ध पूंजीवाद का सांस्कृतिक तर्क है। तो उसमें ये है कि पूंजीवादी राजनीति देखा जाता है, या पूंजीवाद का नए तरह से उभरने के रूप में भी देखा जाता है। तो भूमंडलीकरण का जो विमर्श है वो जो बाजार आधारित, उपभोक्तावाद आधारित विचारधारा है, तो वो एक तरह से वर्चस्ववादी विचारधारा कह सकते हैं, वर्चस्व का विमर्श है। और ऐसा होता है, देखिए ये विमर्श जो हमारे यहाँ पाठ्यक्रम में आया 2005 में आया, 2005-06 के बैच से आया, सत्र से आया।
सत प्रकाश मिश्र के तत्व से आया जो है, उन्होंने ये विमर्श रखे थे और उन्होंने जो थर्ड ईयर के पाठ्यक्रम में एक आलोचना का और समकालीन जो सिद्धांत है उसका जो एक पेपर है उसके तहत उन्होंने विमर्श रखा। और विमर्श में शुरू में दलित और स्त्री विमर्श थे, बाद में उन्होंने संस्कृत विमर्श रखा था। हम लोगों ने उनसे पूछा था कि संस्कृत विमर्श क्या चीज है। दलित और स्त्री विमर्श को समझ में आते हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि यह विमर्श भी अपने आप में संस्कृति विमर्श भी जैसी चीज होती है। उन्होंने उदाहरण दिया कि जैसे पाश्चात्य का उदाहरण दिया कि W.W. हंटिंगटन ने जो है द स्ट्रगल्स ऑफ सिविलाइजेशन में जो है उन्होंने जो है एक तरह से सारी संस्कृतियों को कंडम घोषित किया, ईसाइयत को, क्रिश्चियनिटी को सर्वोपरि माना गया, यानी सांस्कृतिक वर्चस्व की बात की गई। यानी उसके ईसाइयत के पहले की जो संस्कृतियां हैं वो सब पैगन्स हैं और उन सब पैगन्स को लेकर के जो है ईसाइयत विकसित हुई है। तो एक तरह से इसी तरह भारतीय संदर्भ में उन्होंने कहा कि जैसे हिंदुत्व है वो एक सांस्कृतिक जो है अपने को विमर्श कह रहा है कि वो पहले तो ये कहा गया कि मैंने राष्ट्रवादी है जो है, फिर पहले सांस्कृतिक कहा गया फिर राष्ट्रवादी कहा गया। तो इस तरह जो कल्चरल डिस्कोर्स जो है, तो उन्होंने कहा जैसे हिंदुत्व जो है सांस्कृतिक संस्कृत के माध्यम से वर्चस्व साबित करना चाहता है, ने अपनी पुस्तक के माध्यम से सांस्कृतिक वर्चस्व की ही बात स्थापित कर रहे हैं। तो इस तरह कल्चरल डिस्कोर्स भी होता है। खैर जो भी होता हो, सांस्कृतिक विमर्श जैसी चीज भी ये लोग अपने अस्तित्व में होने की बात स्वीकार कर रहे हैं। तो एक तरह से दो तरह के विमर्श हैं, जो एक तरह से लोकतांत्रिक मूल्यों की बात करने वाले विमर्श है, दूसरी तरह वर्चस्ववादी विमर्श भी है। तो इस तरह विमर्शों की एक पूरी दुनिया हमारे सामने है। लेकिन मैं भारतीय संदर्भ में कहूँगा दलित, स्त्री, आदिवासी विमर्श जो है ये काफी सशक्त विमर्श है और काफी अपनी स्वतंत्र सत्ता भी स्थापित कर चुके हैं। हालांकि स्त्री विमर्श जो है देखा जाए तो वैश्विक संदर्भ में तो स्त्री विमर्श जो है एक वैश्विक परिघटना है, और इसमें मैं देखता हूँ कि ब्लैक फेमिनिज्म जो है काफी प्रोग्रेसिव है। पाश्चात्य का स्त्री चिंतन भी है और उसमें जो है जो ब्लैक फेमिनिज्म है वो काफी प्रोग्रेसिव है, काफी विकसित है। भारतीय संदर्भ में दलित स्त्री चिंतन की बात आती है और दलित स्त्री चिंतन की बात आती है, उन पर लासा जी बात करेंगे विस्तार से। लेकिन ये है कि दलित स्त्री चिंतन पर मैं आगे बात करूंगा कि क्या है। तो इस तरह दलित विमर्श की स्थिति क्या थी शुरू में, मैं दलित विमर्श पर केंद्रित करूं। दलित विमर्श की स्थिति क्या थी? शुरुआती जो विमर्श है, देखिए कोई भी आंदोलन आता है तो एक इतिहास दृष्टि के साथ आता है। बिना इतिहास दृष्टि के कोई आंदोलन नहीं हो सकता है। उसके केंद्र में, उसकी पृष्ठभूमि में गहरी इतिहास दृष्टि होती है, और जैसे जैसे इतिहास दृष्टि विकसित होती है, इतिहास बोध विकसित होता है, पुष्ट होता है, वैसे उसे उसका विजन साफ होता जाता है। वो तो ये है कि दलित विमर्श भी आप देखेंगे कि शुरू में प्रतिरोधी चिंतन के रूप में आता है, प्रतिरोध के रूप में आता है। उसका जो शुरुआती स्वरूप है वो प्रतिरोध के रूप में, लेकिन अब वो स्वतंत्र चिंतन के रूप में स्थापित हो चुका है, क्योंकि उसकी एक ऐतिहासिक परंपरा की खोज की गई, उसका विश्लेषण किया गया और साथ ही साथ उसकी ऐतिहासिक निरंतर मैंने चिंतन की, दलित चिंतन के इतिहास को खोजा, दलित चिंतन के इतिहास को खोजा गया है। हालांकि दलित चिंतन के इतिहास के बीच बीच में डिस्टार्शंस है, यानी खंडित है, वो बीच बीच खंडित इस रूप में नहीं है कि उसकी निरंतरता समाप्त हो गई है, खंडित इस रूप में है कि बीच बीच में उसमें जो है विराम आए, पड़ाव आए। तो इसलिए जो है आज जो है उसके जो ऐतिहासिक पड़ाव है वो 5 हिस्सों में, 5 रूपों में देखा जाता है। कि दलित चिंतन की जो ऐतिहासिकता खोजी गई तो उसमें कहा गया कि उसके जो शुरुआती समय में आजीवक दर्शन था, आजीवक संप्रदाय, आजीवक आंदोलन, और इसके बाद जो है संत आंदोलन, और संत आंदोलन के बाद जो है आदिधर्मी आंदोलन जो 19वीं शताब्दी में आया, आदिधर्मी आंदोलन। इसके बाद डॉक्टर अम्बेडकर का आंदोलन और पोस्ट अम्बेडकर जो सिनारियो, पोस्ट अम्बेडकर परिदृश्य, उत्तर अम्बेडकर चिंतन। तो इस तरह 5 पड़ाव आते हैं दलित चिंतन के भीतर। आजीवक आंदोलन यानी दलित चिंतन की जो बुनियाद में है वो आजीवक आंदोलन। सर आजीवक जो है दर्शन क्या है? आजीवक स्कूल ऑफ फिलॉसफी, ये जो है 6वीं शताब्दी ईस्वी की बात है, जिस समय जैन बौद्ध धर्म आए, जो है जैन बौद्ध क्रांतियां हुई, तो उसी के बीच आजीवक क्रांति भी है जो इतिहास में दबा दी गई।
इसमें जो है कई किताबें आई हैं, इतिहासकारों ने लिखा है, लेकिन ये है चिंतन के स्तर पर वो जो है चिंतन की स्तर पर देखा जाए तो वो 14वीं शताब्दी तक उत्तर भारत में उसका अस्तित्व रहता है और दक्षिण भारत में 18वीं शताब्दी तक। लेकिन एक तरह से इतिहास से उसे वानिश करने की कोशिश गई, उसे पोंछने की कोशिश की गई, इतिहास से उसे पोंछ दिया गया। तो आजीवन चिंतन उसके बुनियाद में है, इस पर मैं बाद में बात करूंगा। पहले ये बात है कि जो दलित विमर्श है, स्त्री विमर्श है, आदिवासी विमर्श है, आखिरकार ये इनके मूल संकट क्या है, माने मूल वैचारिकी क्या, मैंने मूल वैचारिकी का मूलाधार क्या है, माने बैकग्राउंड क्या है। ये कहा जाता है दलित विमर्श के पृष्ठभूमि में कास्ट सिस्टम है, जाति व्यवस्था है, यानी जाति व्यवस्था से मुक्त होना चाहता है और जाति व्यवस्था से मुक्त ही नहीं होना चाहता है, बल्कि वो स्वतंत्र रूप में स्थापित होना चाहता है। ये चीज आपको समझनी चाहिए। दूसरी बात स्त्री विमर्श है। स्त्री विमर्श के पृष्ठभूमि में ये कहा जाता पैट्रियार्की, पैट्रियार्की पितृसत्ता, पैट्रियार्कल जो सोशल स्ट्रक्चर है और उसके इंस्टीट्यूशंस है, उसकी कंसेप्ट हैं, अवधारणाएं हैं, ये सारी चीजें जो है स्त्री को गुलाम बनाती है। तो ये चीजें। तीसरा जो है आदिवासी विमर्श है, जो जिसके सामने जो है अस्मिता और अस्तित्व का ही संकट है। आदिवासियों के सामने अस्मिता का संकट है। ऐसा नहीं है कि आदिवासियों के सामने पहचान का संकट नहीं है, पहचान का भी संकट, क्योंकि उन्हें आप देख रहे हैं कि वो भौतिक रूप से ही नहीं उखाड़े जा रहे, जल जंगल जमीन से नहीं उखाड़े जा रहे हैं, भाषा और संस्कृत से भी उखाड़े जा रहे हैं, भाषा और संस्कृत से भी कि जड़ें भी उखड़ रही है। तो ये चीजें जो आदिवासी को जो है आप देख रहे हैं कि भारतीय संविधान में जनजाति कहा गया, आदिवासी और जनजाति में बहुत फर्क। इधर आदिवासी विमर्श के अंतर्गत जो आने वाले चिंतक हैं, विचारक हैं, उन्होंने स्पष्ट किया है कि आदिवासी शब्द ही वो ठीक है, यही अस्मिता का मूल आधार है। जनजाति उतने अच्छे ढंग से आदिवासी की अस्मिता को स्पष्ट नहीं करता, इसलिए उन्होंने आदिवासी जो है शब्द संज्ञा स्वीकार करने के लिए स्वीकार किए। इसी तरह आप देखेंगे कि उन्हें जनजाति के साथ साथ भारतीय संविधान में जनजाति कहा गया, ट्राइबल कहा गया अंग्रेजी में, और इसी साथ साथ कुछ लोग गिरजन और ये कहते हैं गिरजन माने जंगलों में रहने वाले, गिरजन, और एक और शब्द है जो है वनवासी, गिरजन और वनवासी कुछ लोगों ने कहा भारतीय संविधान में जनजाति, लेकिन उन्होंने ये तीनों अस्मिताओं की जगह उन्होंने आदिवासी अस्मिता ही स्वीकार की। दलित के लिए भी आप देखेंगे शुरू में जो है लोगों ने कहा ये शूद्र हैं, अछूत हैं, फिर इसके बाद जो है कहा गया कि हरिजन है। लेकिन ये है कि दलित ने भी अपने लिए दलित संज्ञा, दलित को अपनी अस्मिता के आधार के रूप में स्वीकार किया। तो ये चीजें, तो ये देखिए अस्मिताओं का जो संघर्ष होता है ये क्यों होता है, इसके पीछे कारण क्या होते हैं अस्मिताओं के। देखिए एक होती है कि कोई कौम, कोई समुदाय अपने लिए अपनी अस्मिताएं गढ़ता है, अपनी ऐतिहासिक परंपरा के आधार पर, ऐतिहासिक परंपरा के आधार पर अपनी अस्मिता और पहचान गढ़ता है। एक तो ये चीज होती है, ये एकदम स्वाभाविक चीज होती है। लेकिन दूसरी चीज जो होती है कि अस्मिताएं गढ़ करके थोपी जाती है। ये जो अछूत, हरिजन, ये जो अस्मिताएं हैं, अब जैसे आप गिरजन, वनवासी, ये जो अस्मिताएं हैं ये आरोपित अस्मिताएं कहेंगे, ये थोपी गई अस्मिताएं। इनके पीछे की अपनी जो है वर्चस्ववादी राजनीति काम करती है, इनके पीछे वर्चस्ववादी राजनीति काम करती है कि जब हम किसी की अस्मिता गढ़ देंगे, तय कर देंगे, तो वो जो है समुदाय, वो कम्युनिटी हमारी पिछड़ग्गू हो जाएगी। तो इसलिए अस्मिताओं का संघर्ष चलता है। दलित चिंतन के भीतर भी जो है दलित ने आरोपित अस्मिताएं कभी स्वीकार नहीं की है, चाहे वो अनटचेबिलिटी माने अछूतपन की बात हो, माने अछूत के रूप में उसकी पहचान गढ़ने की बात हो, चाहे हरिजन के रूप में हो, उसने स्वीकार नहीं किया। और ये अच्छी बात है कि गढ़ी हुई अस्मिताओं को स्वीकार करने का मतलब गुलामी को स्वीकार करना। और आप देखते हैं कि अछूत के रूप में अगर वो अपनी पहचान बना लेता तो अनटचेबिलिटी तो दुनिया की सबसे खराब गुलामी है। और डॉक्टर अम्बेडकर ने जो है, आगे हम बात करेंगे डॉक्टर अम्बेडकर पर, कि उन्होंने ब्लैक एंड अनटचेबल की स्लेवरी की का कंपैरेटिव जो है अध्ययन किया,
तुलनात्मक अध्ययन किया और देखा कि अश्वेतों से अश्वेतों की अपेक्षा दलितों की गुलामी ज्यादा भयानक है, ज्यादा गुलाम। क्योंकि अश्वेत तो आर्थिक रूप से गुलाम है, वो आर्थिक गुलामी समाप्त होते हुए वो सामाजिक रूप से स्वतंत्र हो जाते हैं, लेकिन दलित जो है आर्थिक गुलामी समाप्त होने पर भी उसकी सामाजिक गुलामी बनी रहती है, सामाजिक गुलामी समाप्त नहीं होती। जो उसकी आर्थिक गुलामी है भी वो सामाजिक गुलामी के चलते है। दलित जो है, लेखकों ने लिखा भी है कि हमें आर्थिक गुलामी का उतना दुख नहीं है जितना कि सामाजिक गुलामी का, सामाजिक अपमान का दुख है, सामाजिक अपमान, सोशल हेटेड, सोशल इररिस्पेक्ट, सोशल इंसल्ट कह सकते हैं आप उसको। तो सामाजिक अपमान का उन्हें ज्यादा दुख है। लेकिन ये कि दलित की जो दलित चिंतन की जो ऐतिहासिक निरंतरता है उसमें ब्रेक्स हैं, जैसे मैंने कहा डिस्टार्शंस है। ऐसा क्यों? इसको जो है इस रूप में समझ सकते हैं। डॉक्टर धर्मवीर ने उनके 2 कविता संग्रह है, एक तो हीरा मन है और दूसरा जो है किनारे भी मझधार भी। तो उनके कविता संग्रह का शीर्षक ये है किनारे भी मझधार भी। यानी दलित तो जो है इतिहास में लगातार संघर्ष कर रहा है, वो कभी चुप नहीं रहा है, वो लगातार बोलता रहा है। ये बात अलग है कि उसकी अभिव्यक्तियां दबाई जाती रही हैं, समाप्त की जाती है। मैं आपको बता दूं, कभी रैदास का अधिकांश साहित्य समाप्त कर दिया गया है। कबीर का साहित्य जो बचा हुआ है वो अधिकांश प्रक्षिप्त है, और कबीर का साहित्य नहीं, उनकी विचार साहित्य जब प्रक्षिप्त करेंगे तो विचारधारा और व्यक्तित्व भी प्रक्षिप्त हो जाएगा। कभी अब ऐतिहासिक कबीर नहीं रहे हैं, मिथकी कबीर ने ऐतिहासिक कबीर को ढक रखा। अब ऐतिहासिक कबीर तक हमारी अप्रोच जो है बहुत कठिन होगी। तो इस तरह आप समझते हैं कि ये सब जो है क्यों ऐसा होता है। तो दलित ने इतिहास में लगातार संघर्ष किया है, कभी किनारे भी रह करके और कभी मझधार में, बीच मझधार में आकर के संघर्ष किया है। उसने लगातार व्यवस्था का प्रतिरोध किया है, अपनी मूल चिंताओं और चिंतन को स्थापित किया है, रिस्टैब्लिश किया, पुनर्स्थापित किया, रिस्टैब्लिश किया। ये चीजें तो दलित चिंतन के आधार में आप कह सकते हैं कि कास्ट सिस्टम है। कास्ट सिस्टम तो खैर है ही, लेकिन दलित जो है जैसे पहले शुरू में स्वतंत्र था वैसे ही वो कास्ट सिस्टम के कारण गुलाम हुआ। तो ये कि कास्ट सिस्टम से मुक्त हो करके फिर वैसी जैसी स्वतंत्रता चाहता है। तो जो है दलित चिंतन एक तरह से स्वतंत्रता का दर्शन, मुक्ति और स्वतंत्र का दर्शन है, और इससे वो कोई समझौता नहीं करना चाहता है। और इसका ऐतिहासिक आधार मुक्ति और स्वतंत्रता के उसके आंदोलनों की निरंतरता है। उसके पास मुक्ति और स्वतंत्र के आंदोलनों की निरंतरता है, सतत आंदोलन किए हैं, कभी किनारे रह करके, कभी बीच मझधार में आकर के। लेकिन वो कभी उसका इतिहास संघर्ष विहीन नहीं रहा है, प्रतिरोध विहीन नहीं रहा है। वो उसके इतिहास की अपनी निरंतरता है। तो देखिए, कोई आंदोलन इतिहास बोध के आधार पर चलता है। तो दलित आंदोलन ने लगातार संघर्ष किया और अपने इतिहास बोध को धार दिया, और आज जो है उसके पास एक स्वतंत्र इतिहास दृष्टि है, इसलिए वो स्वतंत्र रूप से स्थापित होने की स्थिति में है। तो जो ये कहा जाता था कि जो शुरुआती जो है देखिए दलित चिंतन था, उसमें ये था कि दलित जो है प्रतिरोध के रूप में आ रहा है, कहीं आक्रोश, गुस्सा और दुख, वेदना, पीड़ा, इसकी अभिव्यक्ति भी हो रही है। तो देखिए आक्रोश, गुस्सा, प्रतिरोध भी है, तो कहीं जो है पीड़ा, दुख और वेदना की भी अभिव्यक्ति है। तो आक्रोश, गुस्सा, दुख इसलिए है क्योंकि वो गलत चीजों का प्रतिरोध कर रहा है। पीड़ा, वेदना और दुख जो है की अभिव्यक्ति इसलिए क्योंकि वो उसको भोग रहा है, उसका साक्षी है, और भोग रहा है और साक्षी ही नहीं है, बल्कि वो चाहता है कि इसके कारण जो है जो उत्पीड़क है, शोषण, उत्पीड़न और दमन से जुड़ी हुई जो लोग हैं, उनके अंदर मानवीयता का विकास हो गए, उनका ह्यूमन विकसित हो सके। जिसको कुछ लोगों ने कहा कि ये तो सहानुभूति पाने की आकांक्षा है, सहानुभूति पाने की आकांक्षा। तो देखिए दलित जो आरंभिक दलित चिंतन है 19वीं शताब्दी 1990 के बाद आया जो है, उसके पहले उसकी पूरी ऐतिहासिक निरंतरता है। 1990 के बाद जिसे हम पोस्ट अम्बेडकर जो है परिदृश्य कहेंगे, पोस्ट अम्बेडकर आंदोलन, पोस्ट अम्बेडकर थॉट जिसके आधार पर विकसित हुआ। तो ये है कि ये जो दलित चिंतन में कहा गया कि शुरुआत में प्रतिरोधी है, फिर वो सहानुभूति पाने की आकांक्षा, ह्यूमन, आपके ह्यूमन को, जो उत्पीड़क है उसके ह्यूमन को जगाने की चीजें हैं, लेकिन इससे कुछ हासिल नहीं हुआ। दलित तो सदियों से संवाद कर रहा है,
इससे कुछ हासिल नहीं हो पाया। इसलिए जरूरत ये है कि जरूरत ये है कि वो स्वतंत्र चिंतन के रूप में विकसित हो। और आज जो है दलित चिंतन एक स्वतंत्र चिंतन के रूप में, स्वतंत्र, मौलिक और ऐतिहासिक चिंतन के रूप में विकसित हुआ है। और उत्तर अम्बेडकर परिदृश्य में जो है डॉक्टर धर्मवीर जो एक दलित चिंतक के रूप में आते हैं, वही सबसे ज्यादा मौलिक, स्वतंत्र और ऐतिहासिक। उन्होंने कहा भी कि जो इसके पहले का जो चिंतन है वो ब्राह्मण संदर्भों से बहुत ग्रसित है और अपने संदर्भ भी जो है पूरी तरह नहीं ला पा रहा है और ब्राह्मण के प्रतिरोध के दर्शन के रूप में ज्यादातर आ रहा है। तो उन्होंने कहा ये ब्राह्मण संदर्भों से, नकारात्मक संदर्भों से भरा पड़ा है, सकारात्मक चिंतन जैसी चीज ही नहीं। तो नकारात्मक चीजों से भरा पड़ा है, तो ये एक तरह से अभिशप्त चिंतन, इसको ऐतिहासिक चिंतन होने की जरूरत, यानी ऐतिहासिक जो है आधारों पर इसे विकसित होने की जरूरत है। क्योंकि जब तक ऐतिहासिक आधार पर विकसित नहीं होगा, यानी दलित चिंतन के इतिहास को जब तक नहीं खोजा जाएगा, तब तक जो है उसकी एक स्वतंत्र दृष्टि विकसित नहीं हो पाएगी। देखिए, मैं आपको बता दूं बहुत स्पष्ट रूप से कि जो उत्तर अम्बेडकर थाट आया है, जो स्वतंत्र, मौलिक, ऐतिहासिक आधार पर विकसित हुआ है, माने ऐतिहासिक आधार पर स्वतंत्र मौलिक चिंतन के रूप में विकसित हुआ है, ये जो है अम्बेडकरवाद का मूल्यांकन करते हुए विकसित हुआ है। माने अपनी ऐतिहासिक परंपरा की छानबीन करते हुए विकसित हुआ है और स्वतंत्र ऐतिहासिक आधार पर विकसित हुआ है। तो इसलिए आज जो है दलित चिंतन एक स्वतंत्र मौलिक चिंतन के रूप में हमारे सामने। उसके पहले की मैं बात कर रहा था कि वो प्रतिरोध के रूप में है, सहानुभूति पाने के रूप में है, यानी उत्पीड़क जो मानसिकता को बदलना चाहता है, लोकतांत्रिक जो है मानवीय बनाना चाहता है, लेकिन वो संभव नहीं हुआ। सदियों से दलित संवाद कर रहा है, लेकिन उसे कुछ खास हासिल नहीं हो पाया, कुछ नहीं हासिल। इसलिए आज जो पोस्ट अम्बेडकर समय में दलित चिंतन बहुत साफ कहता है कि हम उनसे संवाद नहीं करेंगे जो एक तरह से बौद्धिक रूप से बेईमान लोग, ऐसे लोगों से संवाद करने से कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए जो है दलित चिंतन ने आज कहा कि वो नो स्ट्रेटजी, नो डायलॉग स्ट्रेटजी अपनाने के लिए विवश, क्योंकि जिन लोगों से हम लगातार संवाद कर रहे हैं वो अपने ह्यूमन को जो है, उनका न तो ह्यूमन जाग पा रहा है, ना वो अपने ह्यूमन को डेवलप कर पा रहे हैं। वो आप देखिए, वो आप कितने भी बौद्धिक ऊंचाई प्राप्त कर लें, कितने भी जो है वो डिजर्विंग हो जाएं, लेकिन वो जब जात पात की व्यवस्था से ऊपर नहीं उठ पा रहे हैं, जात भेद की व्यवस्था से ऊपर जिनकी बौद्धिकता नहीं उठ पा रही है, ऐसी बौद्धिकता किस काम की? ऐसी बौद्धिकता के आधार पर तो संवाद करना ही संभव नहीं है। तो इस तरह की ये चीजें आती रही। तो आज दलित जो है केवल जो है अब जो है परस्पर संवाद के साथ साथ जो है अपने ऐतिहासिक आधार को मजबूत करने पर ज्यादा जोर देता है कि अपने जो है ऐतिहासिक आधार को और पोस्ट किया जाए, यानी इतिहास बोध को विकसित किया जाए, इतिहास बोध को और तीखा बनाया जाए, उसे तीक्ष्ण बनाया जाए, उसे प्रखर बनाया जाए। तो आज की स्थितियां ये है। तो देखिए, एक बात और समझने की जरूरत है बहुत साफ कि विमर्श है, जितने मुक्तिकामी विमर्श है, ये मुक्तिकामी विमर्श के संदर्भ में एक खास बात है। जैसे मैं कह रहा था कि ये जो विमर्श आए हैं, इन्होंने लिटरेरी पैराडाइम्स को बदला है, विचार केंद्र, आलोचना की शब्दावली बदली है। एक तो उत्तर आधुनिक थियरी ने काफी बदली है और इन विमर्शों ने भी काफी बदला है। हालांकि इन विमर्शों को उत्तर आधुनिकता से जोड़ा जाता है, लेकिन जोड़ने वाले तो कहीं से भी जोड़ सकते हैं। तो इन विमर्शों ने जो है लिटरेरी पैराडाइम्स को बदला है और जो इन विचार केंद्र को बदले हैं, आलोचना की शब्दावली बदली है। विमर्शों ने भी, उत्तर आधुनिकता की सैद्धांतिकी ने, दोनों ने काफी बदले। नई आलोचना की शब्दावली आई है, ये बात अलग है कि हिंदी या भारतीय संदर्भ में वो शब्दावली बहुत ज्यादा प्रयोग में नहीं, लेकिन ये है कि आ रही है, धीरे धीरे आ रही है। आप देखेंगे पश्चिम में स्त्री भाषा काफी विकसित हो गई। भारत में अभी स्त्री भाषा जो है, मेरे ख्याल से प्रारंभिक दौर में भी स्त्री भाषा को और विकसित होने की बहुत जरूरत है भारतीय संदर्भ। तो ये चीजें देखिए, ये बहुत चीजें स्पष्ट हैं कि जो देखे उत्पीड़न और दमन, शोषण, उत्पीड़न और दमन से किसी भी स्तर पर जुड़े हुए लोग हैं, वो कितना भी जो अच्छे तर्क विकसित कर ले, लेकिन वो उत्पीड़ित या दबाई सताई गई अस्मिताओं का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकते। अब जो ये प्रतिनिधित्व करने की जो सैद्धांतिकी थी, अब ये फेल हो गई। विमर्शों ने इसको नकार दिया। कहने का मतलब जो साधारणीकरण का सिद्धांत है, आपके यहाँ जो हिंदी में लोक मंगल वाली बातें हैं, अब इस तरह की थियरी जो है अब साहित्य में काम करने वाली नहीं।
क्योंकि ये बहुत स्पष्ट है कि वो पीड़क जो है कितना भी अपने को विकसित कर ले, वो जो है दबाई या सताई गई अस्मिताओं का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकते। ये बहुत स्पष्ट है। तो इस तरह की ये प्रतिनिधित्व वाली प्रणाली अब जो है फेल हो गई। अब ये दावे जो है व्यर्थ सिद्ध हुए। स्त्री जो है सीधे कह रही है कि भाई ऐसा जैसे पुरुष माने भाषा जो है पुरुष भाषा भी होती है, स्त्री भाषा भी होती है। और पुरुष भाषा यानी जो जेंडर है, जो सांस्कृतिक कल्चरल टेक्स्ट है, वो वर्चस्ववादी है। भाषा भी वर्चस्ववादी है, पुरुष भाषा वर्चस्ववादी है। तो इसलिए वो जो जेंडर के खिलाफ है और साथ ही साथ स्त्री भाषा के विकास की बात करती है। दलित भी जो है अपने ऐतिहासिक परंपरा के आधार पर स्वतंत्र चिंतन के रूप में विकसित हुआ है और विकसित होने का संघर्ष कर रहा है, स्थापित होने का संघर्ष कर रहा है। ये चीजें तो दलित चिंतन के इतिहास में मैंने 5 जो है ऐतिहासिक पड़ावों की बात की। आजीविक आंदोलन, आजीविक संप्रदाय, आजीविक स्कूल ऑफ फिलॉसफी, इस पर जो है डी.एन. झा ने और उसके पहले जो है डी.डी. कोशाम्बी ने जो है इस पर पुस्तकें लिखी हैं। डी.डी. कोशाम्बी की पुस्तक है ही डॉक्ट्रिन एंड हिस्ट्री ऑफ द आजीविकाज। ये जो है डी.डी. कोशाम्बी की पुस्तक है। और एक और पुस्तक है उनकी डी.एन. झा की, उस पुस्तक का नाम है द प्री हिस्टोरी ऑफ हिस्टोरिक फिलॉसफी एंड द वानिस्ट फ्रॉम इंडियन रिलीजन। तो देखिए ये जो है जो आजीवक दर्शन है, ये आजीवक दर्शन जिसमें 6वीं शताब्दी ईस्वी में जो बौद्ध एक तरह से क्रांति होती है भारत के संदर्भ में, बौद्ध और जैन क्रांति, इसका बड़ा महत्व है जो है इतिहास ऐतिहासिक दृष्टि से भी महत्व है, सांस्कृतिक दृष्टि से भी महत्व। उस समय आजीवक जो है संप्रदाय के संस्थापक मक्खली गोसाल ने जो है मक्खली गोसाल की जो विचारधारा है वो नियतिवाद है। आप देखेंगे जो ब्राह्मण, बौद्ध, जैन, ये तीनों जो फिलॉसफी हैं ये पुनर्जन्म को मानती है, पुनर्जन्मवादी फिलॉसफी। और जो आजीवक फिलॉसफी है वो जो नियतिवाद को मानती है। नियतिवाद भाग्यवाद नहीं है, जैसा कि बाद में लोगों ने ये प्रचारित किया, उसे व्याख्यात किया कि नियतिवाद का मतलब भाग्यवाद। तो नियतिवाद भाग्यवाद नहीं है। पहले तो ये कि देखिए जो मक्खली गोसाल का जो जीवन वृत्त और इतिहास है, उनके जो दर्शन की बात है, वो जो है जैन और बौद्धों के भीतर जो है उनको व्याख्यात किया गया है, इसलिए उनकी फिलॉसफी काफ़ी विकृत भी हुई है। लेकिन ये बहुत साफ है कि मक्खली गोसाल जो है पुनर्जन्म के सिद्धांत को नहीं मानते थे। और पुनर्जन्म के सिद्धांत के आधार पर ही उनका महावीर पे जो है संवाद में थे, महावीर से संवाद में थे, महावीर से लगातार संवाद में थे। और महावीर से संवाद में होने के चलते ही बाद में उनका अलगाव, संवाद कर रहे थे लेकिन पुनर्जन्म को मक्खली गोसाल स्वीकार करने वाले नहीं थे। मक्खली गोसाल ने बहुत साफ कहा, एक बार संवाद में जो है ये बात आई, पुनर्जन्म पर ही संवाद हो रहा था महावीर से मक्खली गोसाल का। तो उन्होंने जो है खेत से जो है गेहूं का डंठल तोड़ करके और महावीर को दिया कि देखिए मैंने इसको उखाड़ दिया, अब इसका आप पुनर्जन्म करिए। तो अब जो गेहूं का डंठल उखड़ गया है वो तो सूखेगा, उसका पुनर्जन्म क्या होगा। तो इसके बाद जो है मक्खली गोसाल अपना उनसे अलग हो गए थे। लेकिन ये है कि आजीवक दर्शन का जो साहित्य है वो अधिकांश में जो है विनष्ट हो गया है। लेकिन ये है कि इतिहास में वो जगह है। तो आजीवक दर्शन और धर्म को जो है इतिहास में माने उसकी इतिहास में था, माने इतिहास रचा, लेकिन इतिहास से उसे पोंछने की कोशिश की, वानिश करने की कोशिश की गई। ये एक तरह से ये भारतीय धर्म और दर्शन था जिसको जो है इतिहास से पोंछने की कोशिश हुई। इसकी फिलॉसफी क्या है, ये अमरवादी है। अमरवाद मक्खली गोसाल ने बहुत साफ घोषित किया कि अमरवाद जो है, और दूसरी बात जो है उन्होंने नियतिवाद क्या है, नियत का मतलब भाग्य नहीं होता है, नियत का मतलब जो पहले से नियत होता है। उन्होंने कहा कि मनुष्य के जन्म की जो बातें हैं वो पहले से तय है, इसको मनुष्य तय नहीं कह सकता, इसको हम कह सकते हैं पैतृकता।
पैतृकता भी कह सकते हैं कि मनुष्य की पैतृकता, मनुष्य का जन्म या पैतृकता जो है मनुष्य तय नहीं कर सकता, ये प्रकृति तय करती है, प्रकृति ही तय कर सकती है। तो इसलिए ये पुनर्जन्म वाली जो है कि मनुष्य जो है का पुनर्जन्म होता है, जन्म और फिर पुनर्जन्म, आप देखेंगे जो है शंकराचार्य, बौद्ध, जैन तीनों की फिलॉसफी में जो है काफी समानता दिखती है। जैसे आप देखेंगे तीनों जो है संन्यास या गृहत्याग को महत्व देते हैं, तीनों जो है भिक्षाटन हमारे जीवन यापन की शैली के रूप में भिक्षापन को ग्रहण करते हैं। फिर देखें कर्म पुनर्जन्म की बात आती है। कर्म का मतलब कर्मकांड, ऐसा धार्मिक कर्मकांड करिए कि जिससे आपका मन चाहिए उनमें पुनर्जन्म हो, और इसके बाद जो है निर्वाण, कैवल्य और मोक्ष की बात आती है। तो आप देखेंगे तीनों की फिलॉसफी में अद्भुत समानता है, लेकिन मक्खन गोसाल की फिलॉसफी इन तीनों से अलग है। वो पुनर्जन्म के समानांतर, पुनर्जन्म के खिलाफ नियतिवादी है। नियतिवाद यानी मनुष्य के जन्म या पैतृकता को मनुष्य तय नहीं कर सकता, ये प्रकृति ही तय कर सकती है, ये प्रकृति से तय होता है। मनुष्य कहाँ, किस देश में, किस जाति में, किस धर्म में, किस माता पिता से वो कब जन्म लेगा, ये मनुष्य तय नहीं कर सकता। ये तो ये नियत है पहले से, इसी से वो जो है नियतिवादी दर्शन कहा गया, नियतिवादी दर्शन कहा गया। तो वो एक अवर्णवादी दर्शन है। देखिए ऐसा मक्खली गोसाल उनका वो दास थे जो है, और उन्होंने इतिहास में संघर्ष किया। और देखिए डीडी कोसंबी ने ये प्राचीन डीपी चट्टोपाध्याय ने, आप देखेंगे डीपी चट्टोपाध्याय ने एक पुस्तक लिखी है प्राचीन भारत और प्राचीन दर्शनों और धर्मों का अध्ययन करके है, एग्जैक्ट नाम इस समय मुझे याद नहीं आ रहा। तो उस डीपी चट्टोपाध्याय ने मक्खली गोसाल और जो है बुद्ध के दर्शन, बुद्ध के आंदोलन की तुलना की है, और तुलना करते भी कहा है कि मक्खली गोसाल जो है एक तरह से ऐतिहासिक शक्तियों से संघर्ष करने वाले थे, लेकिन बुद्ध ने क्या किया कि एक जो है उन्होंने एक तरह से माने भ्रामक जो तथ्य पैदा करने की कोशिश की, यानी उन्होंने ऐतिहासिक शक्तियों से सीधे मुठभेड़ या संघर्ष करने की अपेक्षा उन्होंने अंदर की ओर मोड़ दिया। जैसे बुद्ध ने क्या किया, बुद्ध ने कहा कि जो है मनुष्य के जो है दुख के मूल कारण जो है बाहर से ज्यादा उसके अंदर है, यानी उसे तृष्णा समाप्त करनी। तो इस तरह, जबकि मक्खली गोसाल जो है ऐतिहासिक शक्तियों से संघर्ष कर रहे थे, ऐतिहासिक शक्तियों से महासंग्राम कर रहे थे, वो ऐतिहासिक संघर्ष को महत्व दे रहे थे। सीधे ऐतिहासिक शक्तियों से जो एक तरह से शोषण दबाना करने वाली, उत्पीड़न करने वाली थी, उसे सीधे मुठभेड़ कर रहे थे, संघर्ष कर रहे थे। बुद्ध ने क्या कहा कि बुद्ध ने मनुष्य के दुख के कारण बाहर नहीं, बल्कि दुख के कारण उसकी तृष्णा में। आप बताइए कि मनुष्य जो है अगर सामाजिक रूप से आगे बढ़ना चाहता है, आर्थिक रूप से आगे बढ़ना चाहता है, राजनीतिक रूप से आगे बढ़ना चाहता है, अपनी तृष्णाओं को फलीभूत चाहता है, तो इसमें बुराई क्या है? तृष्णाएं कहाँ दुख के कारण होती है? अगर मनुष्य तृष्णा विहीन हो जाएगा तो वो मानवीय अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। तो इस तरह बुद्ध जो है, बुद्ध और मक्खली गोसाल की फिलॉसफी के बीच बहुत अंतर है। एक फिलॉसफी है जो बाहरी ऐतिहासिक शक्तियों से, मक्खली गोसाल की जो फिलॉसफी है वो बाहरी ऐतिहासिक शक्तियों से संघर्ष करने वाली है। तो दूसरी फिलॉसफी जो है वो एक तरह से बाहर से भीतर की ओर घुमाने वाली है, मोड़ने वाली है। तो इसको जो है आप बहुत स्पष्ट रूप से देखेंगे। मक्खली गोसाल की खासियत ये है कि उन्होंने एक तरह से जो है वो सन्यासी जीवन को नकारा था, महावीर से अलग हुए थे, पुनर्जन्म पर संवाद करते भी। तो इसके बाद उन्होंने कहा था मैं सन्यासी जीवन नहीं जी सकता और मुझे वैवाहिक जीवन जीना है, और उन्होंने अंजलि कर्म करके, हाथ जोड़ करके, परस्पर हाथ जोड़ करके उन्होंने हाला से विवाह किया। और इतना ही नहीं, विवाह करने के बाद जो है उनकी फिलॉसफी, उनके आंदोलन में उन्होंने सहयोग किया, और अंततः अपनी सक्सेसर के रूप में, वारिस के रूप में हाला को ही चुना। हाला को वारिस बनाया, अपनी जो है फिलॉसफी के स्कूल की सक्सेसर बनाया, वारिस बनाया। तो ये जो है आप देखेंगे कि मक्खली गोसाल के यहाँ स्त्री का कितना सम्मान, स्त्री का कितना सम्मान। वो ईश्वरवादी नहीं थे,
ये स्पष्ट है कि आजीवक ईश्वरवादी नहीं थे। लेकिन ये है कि उन्होंने जो है बराबरी, समानता और स्त्री पुरुष की समानता, ये सारे मूल्यों को, यानी लोकतांत्रिक मूल्यों को महत्व दिया है। आज जो है हम संत आंदोलन को, जो वैष्णव आंदोलन से लोग जोड़ करके देखते हैं, उस संत आंदोलन को इसी आजीवक दर्शन से जोड़कर देखते हैं। क्योंकि आजीवक दर्शन की पृष्ठभूमि में ही जो है ये संत आंदोलन आता है, यानी उसका दार्शनिक स्रोत आजीवक दर्शन, उसका दार्शनिक स्रोत जो है वैष्णव दर्शन नहीं है। तो इस रूप में उसको देखा जाता है। तो दूसरा जो पड़ाव है, ऐतिहासिक पड़ाव जो है, आजीवक आंदोलन, जैसे मैंने कहा कि वो उत्तर भारत में 14वीं शताब्दी तक उसका प्रभाव था, तो दक्षिण भारत में 18वीं शताब्दी। आजीवक फिलॉसफी बहुत समृद्ध थी और उसके बहुत अन्याय थी। जैसे उसके राजनीतिक संरक्षण भी मिला था, उतना नहीं मिल पाया जो है, जितना बुद्ध के आंदोलन को राजनीतिक संरक्षण मिला, उतना आजीवक जो है आंदोलन संरक्षण नहीं मिला। आप देखते हैं कि जो है, जो मौर्य साम्राज्य था, मौर्य साम्राज्य के जो है बिंबिसार वगैरह, ये सब बहुत से जो है ये आजीवक ही थे। हाँ, दशरथ जो है आजीवक था। लेकिन यह कि अशोक जो है, उसके राजनीतिक पक्ष भी है। अशोक ने जो है बौद्ध धर्म ग्रहण किया, मैंने बौद्ध धर्म ग्रहण किया था। तो ये चीजें, तो ये कि आजीवकों की जो है पूरी ऐतिहासिक और परंपरा है। थोड़े बहुत राजनीतिक संरक्षण मिले। आपका जो नंद वंश था वो अधिकांश में आजीवक जो संप्रदाय को संरक्षण करने वाला था, और साम्राज्य के शासकों ने भी संरक्षण किया, लेकिन उतना ज्यादा संरक्षण नहीं मिला। तो इस तरह जो है उसको राजनीतिक संरक्षण मिले, लेकिन बुद्ध के बराबर नहीं मिले। तो इसका एक, इस फिलॉसफी का, आजीवक दर्शन का एक ऐतिहासिक आधार, और इसकी आगे निरंतरता भी है, जिसको आज जो है दलित चिंतन ने उस निरंतरता की खोजी किया। केवल प्राचीन काल तक ही सीमित नहीं रहता है, आगे दलित चिंतन के ढांचे के भीतर जो है इसका निरंतर विकास होता है। दलित चिंतन के ढांचे के भीतर इसका विकास होता है। तो ये चीजें हैं जो है संत आंदोलन पर मैं बात करूंगा जो है, आजीवक फिलॉसफी पर और थोड़ी सी। आज यहीं पर रखते हैं। 11:38 हो गए हैं। कुछ प्रश्न हो जिससे कि आगे भी जो है हम लोग पूरे विस्तार से बात करें। आपकी बातें भी मैं मैंने जानते चलूं तो अच्छा रहेगा। आपके प्रश्न जिज्ञासाएं हो। हेलो। दलित चिंतन की ऐतिहासिकता पर बात करने के साथ कास्ट सिस्टम पर मैं बात करूंगा, और दलित स्त्री चिंतन पर, सारे पहलुओं पर। एक ही क्लास में सब नहीं हो जाएगा। हेलो।